वी अवेट फॉर योर रिप्लाई एंड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। देखिए, एक वर्ब होती है बच्चे अवेट, ठीक है, इसका मतलब होता है वेट फॉर। अब यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि जो अवेट वर्ब है और वेट वर्ब है, अवेट ट्रांसिटिव वर्ब है, वेट इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो वेट के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन अवेट के साथ नहीं लिखते। अवेट होती है ट्रांसिटिव वर्ब। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पर, वी आर स्टिल वेटिंग देयर रिप्लाई टू आवर क्वेरी। अब मैंने कहा कि हम अभी भी उनके रिप्लाई का, हमारी क्वेरी को लेकर उनका क्या रिप्लाई है उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सेंटेंस है, हमें इसमें करेक्शन करना है। मान लीजिए तो ये पार्ट हो गया ए, ठीक है, मान लेते हैं ये पार्ट हो गया ए, ये पार्ट हो गया बी, ये पार्ट हो गया सी, और एक हमने पार्ट लिख दिया नो एरर डी। ये हो गया डी। तो अब यहां पे है क्या प्रॉब्लम कि हमने वेटिंग वर्ब के बाद में एक नाउन फ्रेज लिख दी देयर रिप्लाई। अब वर्ब के बाद में लिखे गए नाउन फ्रेज को वर्ब का ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, लेकिन ये वर्ब तो वेट इंट्रांसिटिव होती है, तो ये गलत है। अब हमें इसको सही करना पड़ेगा, तो बी पार्ट में हमें करेक्शन करना है। अब हम करेक्शन क्या करें, तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम वेट वर्ब के साथ में फॉर लिख दें, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई, तो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम वेटिंग वर्ब को हटा के अवेटिंग लिख दें, वी आर स्टिल अवेटिंग देयर रिप्लाई टू आवर क्वेरी। दोनों में से कोई भी तरीका लिख दोगे तो सही होगा, मीनिंग सेम होता है। अवेट और वेट फॉर का मतलब एक ही होता है। तो मान लो हमने फॉर लिख दिया, लो सही हो गया ऐसे। तो हमने लिख दिया वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। अब उस क्वेश्चन को पढ़ो, वी अवेट फॉर योर रिप्लाई एंड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। अब यहां पर भी यही समस्या है, या तो हम अवेट को हटा के वेट लिखें या फॉर हटाएं। तो कोई भी लिख दो, वेट लिख दोगे तो भी सही है, फॉर हटा दोगे तो भी सही। तो ये अपना ध्यान रखना, अवेट ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। नेक्स्ट देखिए, द इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑफर्ड एन अवार्ड टू एनीवन हु कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द थेफ्ट। कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक अवार्ड जो है वो ऑफर किया है, जो कोई भी चोरी से संबंधित जानकारी देगा उसके लिए। अब देखो, हमारे पास दो नाउन्स होते हैं बच्चे, एक नाउन होता है अवार्ड और एक नाउन होता है रिवॉर्ड, है ना। अवार्ड जो होता है ये होता है एक्नॉलेजमेंट, ये होता है रेसिप्रोकेशन। ये हमें समझना है, मैं आपको ओरली ऐसे समझा देता हूं। मान लो कोई पर्सन है, उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया, उसके अंदर कोई टैलेंट है, तो उसने जो अच्छा काम किया या उसके अंदर जो टैलेंट है उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए हम उसको अवार्ड देते हैं। किसी पर्सन को पद्मश्री अवार्ड मिला, किसी को गोल्ड अवार्ड मिला, कोई ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। तो वो अवार्ड उसलिए दिया जाता है कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई इस पर्सन ने अच्छा काम किया, इस पर्सन ने कोई महत्व का काम किया है, कोई समाज भलाई का काम किया है, या इस पर्सन में कोई टैलेंट है, तो हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए अवार्ड देते हैं। लेकिन अब मान लो कोई पर्सन है, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया है जिससे हमें कोई फायदा हुआ है, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जो रिटर्न में हम दे रहे हैं, रेसिप्रोकेशन में दे रहे हैं, वो रिवॉर्ड है। कोई पर्सन है, आपकी कोई चीज खो गई, उसने लाके आपको ढूंढ के दे दी, तो आपने बदले में उसको कुछ दे दिया, तो वो रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड और अवार्ड में ये डिफरेंस होता है। रिवॉर्ड रेसिप्रोकेशन शो करता है कि बदले में किया गया काम है। अवार्ड रेसिप्रोकेशन नहीं, एक्नॉलेजमेंट है कि किसी पर्सन के काम को हमने उसको एक्नॉलेज किया, प्रोत्साहन है, वो एनकरेजमेंट है। वहां देखो, द इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑफर्ड एन अवार्ड टू एनीवन हु कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द थेफ्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को जो चोरी से संबंधित जानकारी देगा उसको कुछ देंगे, तो ये अवार्ड नहीं रहा, ठीक है, ये रिवॉर्ड हो गया। तो यहां से अवार्ड हटाइए, अच्छा अवार्ड हटा दोगे तो एन भी हट जाएगा, तो लिखिए अ रिवॉर्ड।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम अफ्रेड आई स्पीक इंग्लिश वेरी बैड। आसान क्वेश्चन है ना। स्पीक हमारी एक्शन वर्ब है। अब इसके बाद हमें हाउ का रिप्लाई एडवर्ब लिखना है। तो ये जो वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब करेगा? वर्ब को। वर्ब को डिस्क्राइब एडवर्ब करेगा। एडवर्ब तो बैड है नहीं। एडवर्ब कौन होता है? बैडली। तो यहां लिखो वेरी बैडली। आई एम अफ्रेड आई स्पीक इंग्लिश वेरी बैडली। तो बैड एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सम वर किल्ड एंड अदर्स वर इंजर्ड बैडली। हमने कहा कुछ लोग जो हैं वो मारे गए और कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से घायल हुए। तो ये जो इंजर्ड है ये वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो स्टेट शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। और जो बैडली हमने लिखा है इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया एडवर्ब है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे सभी लोग, एडवर्ब्स में जो हम एडवर्ब यूज करते हैं एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए, तो जब हम वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स लिखते हैं तो हमें पता है कुछ एडवर्ब्स वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, कुछ बाद में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी एडवर्ब का यूज किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं तो वो हमेशा उससे पहले ही लिखे जाते हैं, एक को छोड़ के। एनफ, एनफ जो होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बाद में लिखा जाता है। ठीक, बाकी एडवर्ब्स अगर हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं तो वर्ब के लिए क्या होता है, कुछ एडवर्ब्स बाद में आते हैं, वर्ब से कुछ पहले आते हैं। लेकिन एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम कोई एडवर्ब यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव से पहले ही लिखा जाएगा, वो बाद में नहीं लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखे, सम वर किल्ड एंड अदर्स वर बैडली इंजर्ड। अब ये जो क्वेश्चन मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है सीजीएल के पेपर में आया अभी हाल ही में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, दे वर मैरिड हैप्पीली व्हेन शी क्विट हर जॉब। मतलब कमोबेश यही सेंटेंस था, कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया तो अलग बात है, बाकी जितना काम की चीज है वो लिख गई है इसमें। तो ये एक क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी के एक एग्जाम में आया। ठीक है, बहुत इसने बच्चों को परेशान करा। देखो इसमें है क्या, कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो मैरिड वर्ड है ना ये एडजेक्टिव है और ये हैप्पीली इस एडजेक्टिव का एडवर्ब है। आप में से किसी को भी ये बात समझने में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो वर्ब हमने लिखा है ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम लिखते हैं आई एम मैरिड, ही इज मैरिड, शी इज मैरिड, यू आर मैरिड, तो मैरिड वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है जो मैरिटल स्टेटस को किसी पर्सन के डिस्क्राइब करता है। देखो मैरिड और अनमैरिड ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज हम लिंकिंग वर्ब्स के बाद में लिखकर करते हैं किसी पर्सन की स्टेट बताने के लिए कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड। आई एम मैरिड, ही इज अनमैरिड, ऐसे। ठीक, तो ये जो हमने लिखा है ना दे वर मैरिड, तो दे वर मैरिड लिखकर यहां पर हम मैरिड लिखकर किसी एक्शन को रेफर नहीं कर रहे, किसी वर्ब को रेफर नहीं कर रहे। दे वर मैरिड लिखकर हम उनकी स्टेट बता रहे हैं कि वो शादीशुदा थे। तो मैरिड एडजेक्टिव हो गया, वर्ब तो है नहीं। अगर मैरिड एडजेक्टिव हो गया तो हैप्पीली एडवर्ब इसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर वर्ब को डिस्क्राइब करना है तब तो एडवर्ब की पोजीशन पहले या बाद में कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब टाइम है, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब्स एडजेक्टिव से पहले ही लिखे जाएंगे, एनफ को छोड़ के। एनफ इज द ओनली एडवर्ब दैट इज पुट आफ्टर द एडजेक्टिव व्हिच दैट डिस्क्राइब्स। ओके, the other adverbs are used before the adjective। तो ये जो happily है इसको उठाओ यहां से ले आओ, यहां ये लो आंसर हो गया, they were happily married। तो ये हमारा आंसर है कि अगर हम किसी एडवर्ब का यूज किसी एडजेक्टिव के लिए करें तो उससे पहले लिखना है। वर्ब के लिए जब हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं तो कुछ पहले लिखे जाते हैं, कुछ बाद में लिखे जाते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। तो ये आपका था लेक्चर कंप्लीट। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी कुछ डाउट कन्फ्यूजन्स आते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फिर हम उनको लाइव क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।